आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 के केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभास। अब यहाँ पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, एक तो मोललता और दूसरा मोल अंश। सबसे पहले इन्होंने दिया है एक मोलल। ठीक है, मोलल मतलब ये मोललता की बात कर रहे हैं। तो मोललता की परिभाषा, मोललता को हम स्मॉल m से दिखाते हैं और परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? मोललता। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में जितने भी विलय के मोल्स उपस्थित होंगे वो मोललता होगी। अगर मोललता किसी विलयन की 1 है, 1 है, तो इसका मतलब उसमें विलय का 1 मोल होगा। और विलय के मोल्स, मोल को हम n से दिखाते हैं, विलय को b से, तो 1 मोल हमें पता चल गया किसका? विलय का। अब हम इससे मोल अंश निकालेंगे। उसके लिए एक और चीज समझो आप, इसमें विलायक का कितना भार है? 1 किलोग्राम होता है। ये विलायक हमेशा 1 किलोग्राम लिया जाता है जब भी मोललता की बात होती है। तो विलायक के मोल्स, जिसे मैं Na कह रहा हूं, कैसे निकालूंगा? यहाँ पे विलायक है कौन? जल। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। भाग करोगे कितना आ जाएगा? 55.5। तो जब दोनों के मोल्स अब आपको पता चल गए, तो अब आप मोल अंश विलय का निकाल सकते हो। अब मोल अंश क्या होता है? मोल अंश एक अनुपात होता है किसका? एक पदार्थ के मोल का अपॉन उस विलयन में उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं उन सबके मोल के जोड़ का या उनके योग का। तो अगर मुझे मोल अंश विलय का निकालना है तो मैं इसके मोल्स ऊपर लिखूंगा और अनुपात मतलब नीचे किसका लिखूंगा? विलय और विलायक दोनों के मोल का योग। विलय के मोल्स तो 1 थे क्योंकि मोललता ही 1 दे रखी थी, फिर Nb की जगह 1। विलायक कितना है? 1 किलोग्राम था, तो उसके मोल्स कितने निकल कर आए? 55.5। आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 56.5। पूरा कैलकुलेट कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर देखने से लग भी रहा है कि फोर्थ आंसर है 0.00118। तो मोल अंश क्या होता है? एक अनुपात होता है किसका? एक पदार्थ के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं उनके मोल के योग का। ठीक है, मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलयन में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने भी मोल्स उपस्थित होते हैं वो उसकी मोललता कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया, इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एक अणुक है? आभासी एक अणुक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जो देखने में आपकी द्वितीय कोटि की लगती हैं, लेकिन रिएक्शन का जो वेग होता है वो सिर्फ एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, दूसरे की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, तो वो एक अणुक बन जाता है। और इसका आंसर आपका सेकंड होगा, एस्टर्स। एस्टर्स का जो हाइड्रोलिसिस होता है, जैसे ये जो रिएक्शन दे रखी है, जब मैं इसका वेग लिखूंगा तो CH3 COO CH3, और दूसरा कौन है इसमें अभिकारक? जल। लेकिन जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ परिवर्तन इसके सांद्रता में होता है क्योंकि जल हम बहुत ही अधिक मात्रा में लेते हैं। तो जब भी किसी रिएक्शन में आप जल डालते हो तो याद रखना, जनरली उसमें जो जल की जो सांद्रता होती है उसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता, और जो रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ इसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा, ना कि इस पे। तो रिएक्शन में से इसकी सांद्रता पे जो अभिकारक जो रिएक्शन का वेग है वो निर्भर ही नहीं कर रहा, मतलब रेट जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा। तो मैं इसको और इसको दोनों को कांस्टेंट मान के इसे K' मान लेता हूँ, और आंसर मतलब इसका जो इक्वेशन है, रेट इक्वेशन, वो ये बन जाता है। और ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? आभासी एक अणुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक। तो अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, एक तो 3 नंबर के लिए ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कौन सी, आभासी एक अणु, सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जो कि देखने में द्वितीय कोटि की होती है, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सिर्फ एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि दूसरा जो अभिकारक होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उसके सांद्रता में परिवर्तन अधिक होता ही नहीं है। मतलब रिएक्शन देखने से कितनी कोटि की लग रही है, द्वितीय कोटि की, लेकिन होगी कितनी कोटि की, एक कोटि की। क्यों, दूसरा जो अभिकारक है उसके सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता और रिएक्शन का वेग भी उस पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, आभासी एकाणु। ये डेफिनेशन भी आएगा आपको, फिर आप ये रिएक्शन लिखोगे और पूरा एक्सप्रेशन करके दिखाओगे, नहीं तो फिर इस तरीके से आ सकता है, 4 रिएक्शन दी होंगी और पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाए तो एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस एक अणु अभिक्रिया, सुक्रोज में अगर आप जल डालोगे वो भी एक अणु अभिक्रिया होगी। तो ये 2-3 ही रिएक्शंस पूछे जाएंगे, जल आपको जरूर दिखेगा दूसरा अभिकारक। तीसरी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट समझो आप, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जब भी उनको गर्म किया जाता है P2O5 की प्रेजेंस में, तो जल बाहर निकल जाता है, 2 अणु लिए जाते हैं और एनहाइड्राइड फॉर्म होता है, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड, या जनरली हम उसे एनहाइड्राइड ही कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 आप एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो, लेकिन एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं, 2। जो भी अम्ल लोगे आप 2 ही लोगे। इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपके, C डबल बॉन्ड OH, इसको भी C डबल बॉन्ड OH। जब मैं इसको गर्म करूंगा P2O5 की प्रेजेंस में, तो ऐसे समझ लो यहाँ से जल निकल गया और ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 CO, ये वाला O इधर दिखा दो, यहाँ से भी क्या बचा है, CH3 CO, सॉरी ये पूरा निकलेगा, जल निकलेगा, तो CH3 CO O, बाहर क्या निकल गया, H2O, ये बन गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु को जब भी आप गर्म करते हो P2O5 की उपस्थिति में, तो एनहाइड्राइड बनता है। यहाँ पे एसिटिक अम्ल को गर्म किया था तो एसिटिक एनहाइड्राइड बना। आप प्रोपेनोइक अम्ल को गर्म करोगे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। बेंजोइक एसिड को गर्म करोगे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। में आपको ये याद रखना है कि अमीन्स को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, अमीन्स बनते किससे हैं, अमोनिया से। पहले तो आप ये समझो, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं अमोनिया में, आप एक हाइड्रोजन हटा दो और एक एल्काइल ग्रुप लगा दो, तो ये आपका प्राथमिक या 1 डिग्री बन जाता है। 2 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन हटा दो 2 डिग्री, और तीसरा भी हटा दोगे तो 3 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे अगर R के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये हमेशा 1 डिग्री या प्राथमिक होगा। अगर N के साथ में एक ही हाइड्रोजन है, 2 R लगे हुए हैं तो 2 डिग्री या द्वितीयक, और N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। ठीक है, अब आप अपने स्ट्रक्चर को देखो, आपको सिर्फ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन देखना है, तो आपको इस तरीके का एक यौगिक दे दिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि कार्बन के साथ 3 एल्काइल लगे। हमें कार्बन से क्या मतलब है, हमें मतलब है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के साथ अभी भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये आपका प्राथमिक या 1 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, लेकिन नाइट्रोजन को आप देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ अभी भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राथमिक या 1 डिग्री का अमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है, मतलब रिजर्व्ड ग्लूकोज का कार्य कौन करता है। तो रिजर्व ग्लूकोज का काम हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन करता है, और ग्लाइकोजन एक आपका पॉलीसैकेराइड होता है। हमारे सिलेबस में 3 पॉलीसैकेराइड्स हैं जैव अणु चैप्टर में, स्टार्च, सेल्यूलोज और तीसरा आपका ग्लाइकोजन। जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं तो जितना ग्लूकोज हमें यूज़ करना होता है हमारी बॉडी को, वो यूज़ कर लेती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप खाते हो तो अल्टीमेटली वो ब्रेक किस में होता है, ग्लूकोज में।
हमारे शरीर को जितने ग्लूकोज की आवश्यकता है, जितने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, वो उसने यूज कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और फिर वो स्टोर हो जाता है लीवर में, फैटी और क्या कहते हैं, और फैट स्टोरिंग टिश्यूज में। और जब हमें फिर से वापस एनर्जी की जरूरत होती है, हम बहुत देर तक कुछ खाते नहीं है फिर भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमारी बॉडी में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कौन कार्य करता है? ग्लाइकोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू जितने ही थे। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉलिड स्टेट का है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये विलेन चैप्टर का है। यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड और 22 ग्राम बेंजीन, तो 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 22 ग्राम बेंजीन C6H6, इनको हमने ऐड कर दिया और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, मतलब मास परसेंटेज निकालो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलेन बनेगा, उसका कुल भार कितना हो जाएगा? 144। अब आपसे अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत पूछूंगा तो इसका द्रव्यमान ऊपर लिखोगे, विलेन का कुल द्रव्यमान नीचे इंटू 100। आपसे बेंजीन का पूछा जाएगा तो भी सेम यही चीज, बेंजीन का द्रव्यमान जो कि 22 है, ऊपर टोटल 144 इंटू 100। तो सॉल्व कर लोगे, दोनों का प्रतिशत आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल है, उसका ईएमएफ हमें ज्ञात करना है, और सेल का ईएमएफ का एक न्यूमेरिकल 100% बोर्ड में आएगा, जो कि सॉल्व होता है नॉस्ट समीकरण से, नॉस्ट इक्वेशन से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रिएक्शन दे दिया है हमें एक, निकल सॉलिड 2Ag प्लस आयन 0.002 m मोलैरिटी दी है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Na+2 में 0.160 m, और साथ में क्या बन रहा है? 2Ag सॉलिड। एक और इसमें दिया है E0 सेल, तो वो है 1.05। स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का दे दिया। नॉस्ट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? ई सेल जो निकालना है, ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0.0591, ये कांस्टेंट होता है, अपॉन n कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा, लॉग। लॉग के बाद में ऊपर और नीचे आयंस लिखते हैं। ऊपर हम जनरली जब रिएक्शन दिया होता है तो जो आयन राइट साइड में होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो लेफ्ट में आयन होता है उसको नीचे। तो Ag प्लस, और इसका स्क्वायर लगा दोगे, अगर इक्वेशन दी है तो जो नंबर है वो पावर में पहुंच जाएगा। वैसे भी आपको याद रखना है कि ऊपर जो आयन है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा प्लस का, उतना ही नीचे होगा, तो खाली आप प्लस नहीं लगा सकते, स्क्वायर करोगे तभी प्लस का 2 ये, प्लस का 2 ये रहेगा। अब आप वैल्यूज देखो, ई नॉट सेल दिया है आपको 1.05, 0.0591 अपॉन n, n का मान कितना होगा? निकल 0 से +2 अवस्था में आ रहा है तो n का मान हो गया 2। वरना आप इसको देखो, दोनों में जो कॉमन चार्ज होगा, ऊपर भी प्लस का 2 चार्ज, नीचे भी प्लस का 2 चार्ज, मतलब n का मान कितना हो गया? 2 लॉग। निकल की सांद्रता कितनी है? 0.160, इसे मैं लिख सकता हूँ 160 इंटू 10 की पावर -3। सिल्वर 0.002 है, इसको मैं 2 इंटू 10 की पावर -3 लिखूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर क्यों? स्क्वायर है पहले से। फिर सॉल्व कर लो, 1.05, 0.0591 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.0295 लॉग। एक 0 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 16 इंटू 10 की पावर -2, 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर -6। 4 से 16 कट गया 4 बार में, 16 कट गया 4 से 4 बार में, और इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि जब 10 की पावर -2 से -6 काटोगे तो 10 की पावर -4 बचेगा, ऊपर जाएगा +4। तो 1.05, 0.0295। अब क्या बचा यहाँ से? लॉग 4 जाता नहीं, तो लॉग 4 बचा और 10 की पावर 4, इसे ऊपर कर देता हूँ। तो अब आप देखिए 1.05 माइनस 0.0295, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, अब मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाता है और फिर इसके साथ भी लॉग लगेगा।
log 10 की पावर 4 मतलब 4, क्योंकि log 10 की पावर x कितना होता है, x होता है। इसे समझ लो आप दोबारा से। इसको लिखोगे कैसे, log 4 मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस का साइन, log 10 की पावर 4 ऐसे लिखते हैं। log जो है वो इन दोनों के साथ है, तो log 4 मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, फिर log इसके साथ भी लग गया 10 की पावर 4। अब 1.05 0.0295 log 4 की वैल्यू 0.6020, log 10 की पावर 4 का मतलब 4। अब इन दोनों को जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपका ई सेल आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, नॉस्ट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल 100% बोर्ड एग्जाम में आना है। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट का, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में भी सॉलिड स्टेट का ही है। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उसे करते हैं। क्वेश्चन है सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता के साथ में चालकता में कैसे परिवर्तन आता है, चालकता होती है K और मोलर चालकता ये। चालकता होती क्या है, एक विलयन में एक प्रति इकाई आयतन, एक आयतन ले लो कितना, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम या फिर इकाई आयतन, इकाई आयतन। जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड को हमने जल में डाल दिया तो एक्वा सॉल्यूशन है। अब इस यूनिट वॉल्यूम में इतनी जगह में मान लेते हैं 10 पोटेशियम के आयंस हैं और 10 क्लोरीन के आयंस हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में आयंस कितने, इस समय टोटल 20 आयंस हैं। हम सिर्फ इतनी जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम चालकता को डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयंस की जो कंडक्टिंग पावर है, जो चालकत्व है, वो चालकता होती है। तो जो भी चालकता होती है, ये जो चालकता है वो एक प्रति इकाई में आयतन में कितने आयंस हैं उनकी वजह से होता है। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि इस प्रति इकाई आयतन में 20 आयंस हैं, फिर मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, जल डाल दिया इसकी सांद्रता परिवर्तित करने के लिए। तो जैसे ही आप जल इसमें डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ आयंस निकल के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इसका आयतन बढ़ा रहे हो आप। मान लेते हैं कि अब इसी जगह पर प्रति इकाई आयतन में 8 पोटेशियम के आयंस हो गए और 8 क्लोराइड के। पहले कितने आयंस थे, टोटल 20। जब हमने जल नहीं डाला था, वाटर नहीं डाला था, वाटर ऐड करने के बाद क्योंकि आपने आयतन बढ़ा दिया तो कुछ आयंस वहां से निकल गए। अब आयंस की संख्या कम हो गई, आयंस की संख्या कम होते ही चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वाटर ऐड करने से सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ा, हमें पता है कि सांद्रता N/V होता है। जब हम आयतन बढ़ाते हैं तो सांद्रता कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि सांद्रता कम करने से, सांद्रता कम करने से चालकता कम होती है और सांद्रता बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, ठीक है। मोलर चालकता के साथ, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है, K/C इंटू 1000 को तो आप हटाओ, तो मेन जो है मोलर चालकता वो तो चालकता पे निर्भर करती है और सांद्रता पे। चालकता का इतना प्रभाव नहीं होता जितना सांद्रता का होता है, और हमें पता है तो सांद्रता के बढ़ने से मोलर चालकता क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली है ना दोनों। तो आपको याद रखना है कि सांद्रता के बढ़ने से चालकता बढ़ती है लेकिन मोलर चालकता कम होती है। सांद्रता के कम होने से चालकता कम होगी लेकिन मोलर चालकता बढ़ेगी, क्योंकि मोलर चालकता और सांद्रता में आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो याद रखो आप, चालकता सांद्रता बढ़ाने पे बढ़ेगी लेकिन मोलर चालकता कम होगी, चालकता सांद्रता कम करने पे कम होगी लेकिन मोलर चालकता सांद्रता कम करने से बढ़ेगी, ठीक है। और इसका ग्राफ भी होता है आपको ग्राफ भी याद रखना है। मोलर चालकता का ग्राफ अलग अलग होता है। आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए इस तरह से आता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे मोलर चालकता होती है। ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे KCl, NaCl। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वैद्युत अपघटय, तो उनके लिए ये है जैसे
एसिटिक एसिड, ठीक है, उसका ये ग्राफ होता है। तो चालकता, मोलर चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि 0.00241 m एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब ये सांद्रता ही दे दी है, मोल कैपिटल M देने का मतलब C दे दिया आपको, और इसकी चालकता दे दी आपको कितने 7.896 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स देखिए समझ जाओ, चालकता है। और आपसे पूछा क्या है, मोलर चालकता। फॉर्मूला है होता है मोलर चालकता का, चालकता ये K है अपॉन सांद्रता इंटू 1000। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलर चालकता बराबर चालकता अपॉन सांद्रता इंटू 1000। तो अब मोलर चालकता कितनी हो जाएगी, सब कुछ तो दे ही रखा है, 7.896 10⁻⁵ अपॉन 0.00241 इंटू 1000। सॉल्व कर लोगे, मोलर चालकता आ जाएगी। मोलर चालकता की यूनिट याद रखनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है मोलर चालकता का, चालकता K अपॉन C इंटू 1000, सांद्रता दे ही रखा था मोलैरिटी कैपिटल M देके, और चालकता दे रखा था, दोनों की वैल्यूज पुट किया हमने, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिलेबस का नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री का है, वो चैप्टर का पार्ट नहीं है। फिर कार्बाइलमाइन रिएक्शन और डाई एजोनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। कार्बाइलमाइन रिएक्शन एक तो आपको याद रखना है कि सिर्फ 1 डिग्री के अमीन्स देते हैं। तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री के अमीन आ जाते हैं विभेद करने के लिए, तो आप कार्बाइलमाइन अभिक्रिया लिख सकते हो। कार्बाइलमाइन रिएक्शन में होता है कि 1 डिग्री का अमीन होगा, ये चाहे R हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है। रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और 3KOH से, इसकी जगह NaOH भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म कंफर्म है, NH2 की जगह पर NC बन जाता है आइसोसाइनाइड, 3KCl बाहर निकलता है 3H2, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। NH2 आइसोसाइनाइड में NC में परिवर्तित हो जाता है। ये जो NC है आइसोसाइनाइड, इसी का कॉमन नेम, सामान्य नाम कार्बाइलमाइन होता है। और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही फाउल स्मेल होती है, मतलब दुर्गंध होती है, सुगंध नहीं होती, दुर्गंध होती है। तो बहुत ही दुर्गंध वाला एक यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन क्या है, कार्बाइलमाइन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एनिलीन की रिएक्शन करानी है, तो एनिलीन लोगे आप, क्लोरोफॉर्म लोगे CaCl3 और 3KOH। तो बस रिएक्शन अगर आपको याद है तो आपको पता है कि NH2 की जगह पर NC आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड निकलेगा क्या, 3KCl 3H2। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई कार्बाइलमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डाईएजोकरण रिएक्शन, ये एनिलीन के लिए और एलिफेटिक अमीन दोनों के लिए है। हम इसी से समझा देते हैं। एनिलीन की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड से, NaNO2 और HCl से, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक यौगिक प्राप्त होता है बेंजीन N2+Cl-, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन ही कहलाती है आपकी डाईएजोनीकरण रिएक्शन। ये यौगिक जो बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यौगिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। जैसे फिनॉल बना सकते हो आप इससे क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। सैडमेयर अभिक्रिया में इसकी रिएक्शन होती है, इससे आप डाइज बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डाईएजोकरण रिएक्शन, और ऊपर की रिएक्शन कौन सी होगी, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, और उदाहरण द्वारा ग्लूकोज से ग्लूकाजोन कैसे प्राप्त करेंगे ये समझाइए। तो कार्बोहाइड्रेट हमें पता ही है कि वो जैव अणु होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें इनसे ऊर्जा प्राप्त होता है, इनके रेस्पिरेशन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के यौगिक होते हैं, और इनके रेस्पिरेशन से, इनके ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा।
अब ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी रिएक्शन हमें समझानी है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकाजोन जो होता है आपका वो कुछ ये होता है, तो अब यहाँ पे एक यूज हो गया CHOH, 3 बार होगा आपका CH2OH। एक्चुअली में ग्लूकोसाजोन बनाने के लिए हमें ये यौगिक लेना होता है फिनाइल हाइड्राजीन, NH2NH और ये बेंजीन, जिसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। 3 बार लेते हैं हम ये वाला यौगिक यहाँ पे, ग्लूकोज से हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं और CH के साथ आपको याद रखना है डबल बॉन्ड के साथ, देखो होगा क्या, यहाँ से H2O निकल जाएगा तो CH N, फिर बाकी ये पूरा यौगिक, और ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि CHOH भी होगा, फिर बाकी CHOH यहाँ पे 3 बार होंगे, तो यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है, CO बनता है पहले और फिर वो CO रिएक्शन करता है फिर से इसी के एक मॉलिक्यूल से, तो ये यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पे C के ऊपर और नीचे बॉन्ड होगा, तो C के साथ डबल बॉन्ड के साथ N, NH3CH5, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लूकोसा। अब बस याद रखो कि ग्लूकोज में 3 मॉलिक्यूल्स हम डालेंगे किसके, फिनाइल हाइड्राजीन के, तो ये यौगिक प्राप्त हो जाएगा ग्लूकोसाजोन। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। ग्लूकोसाजोन में दोबारा से बना देता हूँ, CH डबल बॉन्ड N, NH C6H5, C डबल बॉन्ड N, NH C6H5। बाकी ग्लूकोज का जो पार्ट होता है CHOH कितनी बार, 3 बार, और फिर नीचे CH2OH। तो ये यौगिक कौन सा है, ग्लूकोसाजोन। नेक्स्ट है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण व परिणाम का उल्लेख कीजिए। उपसंयोजन संख्या क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए, फिर हमारे पास IUPAC नेम है। सबसे पहले लैंथेनाइड आकुंचन की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड्स के अंदर जो 4f ऑर्बिटल्स हैं उनके भरे जाने के कारण होता है। जिन 4f ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग पावर होती है, शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर, वो कम होती है, वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से लैंथेनाइड में क्या होता है, जैसे जैसे लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, उनका साइज छोटा होता रहता है। तो लैंथेनाइड आकुंचन लैंथेनाइड्स में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि लैंथेनाइड का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका जो परमाणु त्रिज्या है उनकी वो कम होती रहती है, इसे कहते हैं लैंथेनाइड आकुंचन। और ये होती क्यों है, क्योंकि 4f के जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो पुअर होती है। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण वो परिणाम, इसके कारण लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना, अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लैंथेनाइड्स की एक जैसी ही प्रॉपर्टी हो जाती है, रासायनिक गुण उनके एक जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते। दूसरा, लैंथेनाइड आकुंचन की वजह से जो आपके 4D सीरीज के एलिमेंट है और 5D सीरीज के, जैसे जर्कोनियम है और हॉफनियम है, इन ये अलग अलग सीरीज के हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो सिमिलर हो जाता है। तो लैंथेनाइड आकुंचन की वजह से 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो तत्व हैं वो एक समान हो जाते हैं, उनका साइज एक जैसा हो जाता है, और लैंथेनाइड आकुंचन की वजह से लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना, पृथक करना डिफिकल्ट हो जाता है। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, ये संकुल यौगिक की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरे पास एक यौगिक है K3FeCN6, तो ब्रैकेट के अंदर जो आपका सेंट्रल एटम होता है या केंद्रीय तत्व जो होता है, उसके साथ जितने भी लिगेंड्स जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 जुड़े हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, उपसंयोजन संख्या हो जाएगी। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे, संकुल यौगिक में केंद्रीय आयन से डायरेक्टली जुड़े हुए जो लिगेंड्स होते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CONH3 6 Cl3। तो मैं सिर्फ इसको ही देखूंगा, कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी इसके, 6 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम का। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, तो IUPAC नेम और देख लेते हैं। जैसे पहला है CONH3 5 Cl2। तो यहाँ पे अमीन है और क्लोरीन है, तो अमीन ए से स्टार्ट होता है, तो हम पहले उसको बताएंगे। 5 बार है तो पेंटा अमाइन, क्लोरीन को क्लोराइडो बोलेंगे, क्लोराइडो। फिर गैप नहीं होता है, थोड़ा इधर से लिखता हूं, पेंटा फिर अमीन, अमीन में यहाँ पे M 2 बार, फिर क्लोराइडो बिल्कुल साथ साथ क्लोरीन के लिए, फिर कोबाल्ट, कोई गैप नहीं है। कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, अमीन की तो 0 होती है, इसकी -1, इसकी -2, तो सॉल्व करके +3 आ जाएगा, उसे रोमन नंबर्स में लिखेंगे। फिर थोड़ा सा गैप देते हैं, और बाहर जो आपका आयन होता है क्लोरीन ही है, तो इसे आप क्लोराइड बोलोगे। और जो आपके काउंटर आयंस होते हैं जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं, उनको लिखते समय बस थोड़ा सा गैप दिया जाता है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सेकेंड K3 है FeCN6। तो यहाँ पे आपका काउंटर आयन शुरू में ही है, पोटेशियम हो गया, गैप देंगे हम। हेक्सासाइनो, साइनाइड 6 बार है तो हेक्सासाइनो, और आयरन को यहाँ पे फेरेट बोलेंगे क्योंकि शुरू में काउंटर आयन है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3। कैसे, +3 इसकी, -6 इसकी, सॉल्व करके -3 बचेगा, जो कि राइट साइड में ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है, वह है निकल का NiNH3 6 Cl2। सिंपल है, हेक्सामीन निकल की यहाँ पे स्टेट आ जाएगी 2, क्योंकि ये 0 होता है, -2 से +2 हो जाएगा, गैप दोगे आप, एंड देन क्लोराइड। तो नाम हो गया हेक्सामीन निकल 3, सॉरी 3 नहीं, सेकंड, 2 ही क्लोरीन है ना, तो -2 +2 हो जाएगा, तो सेकंड क्लोराइड। तो बाकी 5th से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।